और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहे। राजस्थान वासियों को करोड़ों की सौगात दी गई, तमाम कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति रही। ये बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। साथ ही ये भी बताया कि राजस्थान में किस तरह से बदलाव हुआ है। जहां पीएम मोदी ने रिफाइनरी का उद्घाटन किया है। राजस्थान में देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी ये रही, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों हुआ। संकट के समय भारत ने सही फैसले लिए। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी परियोजनाओं को पूरा करती है। पूरी दुनिया इस समय तेल के संकट से जूझ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत संकल्पों से पीछे नहीं हटता। रिफाइनरी हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। विपक्ष अफवाह फैलाने में लगा रहा, लेकिन विपक्ष को उसका नुकसान भी हुआ, खामियाजा भी भुगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि ऊर्जा संकट पर देश की इच्छा शक्ति भारी पड़ी है। 7 दिन में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया गया। नागरिक देवो भव हमारा मूल मंत्र रहा है, जिसका स्वागत पूरे देश ने किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके इरादे गलत थे वो कभी सफल नहीं हो पाए। तो ये बड़ी खबर, जहां राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। इस दौरान पीएम मोदी की तरफ से महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। अपने संबोधन में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने, आपको बता दें कि विपक्ष पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि संकट के समय भारत ने सही और अड़िग फैसले लिए हैं। बीजेपी परियोजनाओं को पूरा करती है। पूरी दुनिया में इस समय तेल के संकट से वो जूझ रही है, लेकिन भारत में वो स्थिति नहीं है। 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए। संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं। जब सुबह वो लखनऊ पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया, अगवानी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट करने का काम यहां पर नितिन नवीन की तरफ से किया गया। तो नितिन नवीन का 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ का दौरा निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, जहां आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नितिन नवीन का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक विशाल रोड शो हुआ, जहां पर कार्यकर्ताओं का और आम जनमानस का हुजूम उमड़ा हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और सांसद विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार की तरफ से सत्ता को मजबूत करने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब संगठन को भी मजबूत करने का प्रयास नितिन नवीन की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद ये पहली बार लखनऊ का दौरा है, जहां बंगाल में जो चुनाव हुए थे उसकी जीत का श्रेय न सिर्फ कार्यकर्ताओं को, बल्कि यहां पर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का श्रेय पर जा रहा था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर स्थिति उसी तरह से अनुकूल रहती है तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। और अभी से लगातार ये देखने को मिल रहा है किस तरह से सत्ता और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो यहाँ पर सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा था, जिसका खामियाजा बीजेपी को 24 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, तो अब उसी से सीख और सबक लेते हुए लगातार समीक्षा की जा रही है। और इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल करना, उस पर वापस से काबिज होना, तो बीजेपी इस लक्ष्य, इस उद्देश्य को यहां पर पार करने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक विशाल रोड शो हुआ, जहां पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का सिलसिला रहेगा। सांसद विधायकों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और एबीवीपी के साथ भी मंथन का सिलसिला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते हुए नजर आएंगे। तो संगठनात्मक स्तर पर लगातार मजबूती यहां पर दी जा रही है। विधानसभा चुनाव रणनीति
स्थिति पर मंथन किया जाएगा। और ऐसे में ये दौरा निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में कई बैठकें होंगी, कई कार्यक्रम होंगे, जहां पर उपस्थिति नितिन नवीन की रहेगी। और 2027 के विधानसभा चुनाव को फतेह करना फिलहाल उद्देश्य है और उसी को लेकर किसी तरह से जो जीत का मूल मंत्र है वो तमाम दिग्गजों को दिया जाएगा। सत्ता की क्या तैयारी धरातल पर है, इसका जानने का भी प्रयास यहां पर करते हुए नितिन नवीन नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव पर फोकस की तैयारी है। और ऐसे में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का ये 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ का दौरा है, जो कि कई मायनों में बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी भव्य स्तर पर किया गया था और अब उसके बाद रोड शो की तस्वीरें आई थी, जहां पर भारी हुजूम देखने को मिला था कार्यकर्ताओं का। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, चूंकि देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय राजधानी लखनऊ के दौरे पर है, तमाम बैठकें होनी है, कई कार्यक्रम होने हैं, जहां सत्ता के साथ साथ संगठन को मजबूत करने का प्रयास रहेगा। लेकिन अभी तक सुबह से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी है उनके दौरे को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 10:30 पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो जो है अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है उनको पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर जो है उनका स्वागत किया। और इस मौके पर जो है दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा कई सांसद और विधायक भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। उसके बाद जो है वहां से जो रोड शो शुरू हुआ है, तो करीब 2 घंटे का जो है समय लगा है उनको पार्टी कार्यालय यानी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर पहुंचने में। इस दौरान जो है 42 मंच बनाए गए थे, उन 42 मंच पर जो है उनका स्वागत किया गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जो है जोश था। और पहली बार जो है नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका आगमन था, तो भव्य जो है उनका स्वागत किया गया। क्रेन से जो है उनको फूल के माला पहनाया गया, इसके अलावा जमकर जो है फूलों की बारिश की गई। और करीब ये कहा जा सकता है जब ये पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी भव्य स्वागत किया गया है। और इस समय जो नए संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। इस मौके पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और ये माना जा रहा है कि इस संगठन के जो नए पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, मंत्री और महामंत्री, इसके अलावा अन्य जो मोर्चा है उन मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसमें कैसे धार दिया जाए, इसके अलावा जो नए उम्मीदवार, जो नए जो लोगों का चयन किया गया है उनका उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है। और साथ ही ये कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो लगातार टिप्स दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उन रणनीतियों को लेकर जो है जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में जाए। इसके अलावा डबल इंजन की जो सरकार है उनकी जो योजनाएं हैं, अभी तक जो योजनाओं को धरातल पर लाया जा चुका है, उनसे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और कैसे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, इन योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके जो है टिप्स जो है दिए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो इस बार जो है 300 के पार जो है सीटें जानी है और इसी को लेकर अभी से जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जी, लेकिन संजीव, आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए आरएसएस के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ भी यहाँ पर एक बड़ी बैठक होनी है, तो इस बैठक में क्या कुछ निकलता हुआ नजर आएगा? एक तरफ संगठन को मजबूत करने का भले ही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब इस बैठक पर नजरें टिकी हुई है तो उस दौरान आशंका और संभावनाएं ये बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है कि शायद राम मंदिर वाले मुद्दे को लेकर भी किसी तरह का फोकस किया जा सकता है नितिन नवीन की तरफ से। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से संगठन के जो पदाधिकारियों के साथ जो बैठक चल रही है तो काफी ज्यादा इस समय जो है राम मंदिर में जो दान गबन प्रकरण है फूल पकड़ा हुआ है, विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक है, इस मुद्दे पर लगातार वो भुनाने की कोशिश भी कर रही है विपक्ष। तो ये भी कहा जा सकता है, इससे जुड़े हुए टिप्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार ने जो है SIT का गठन कर दिया है, लगातार उसकी जाँच चल रही है। इसके अलावा जो है स्थानीय अगर स्थानीय स्तर पर बात की जाए तो अयोध्या की जो पुलिस है वो भी लगातार जाँच कर रही है, पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा तो असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसके लेकर भी जो है चर्चा जो संगठन है संगठन में हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो विभिन्न मोर्चा है, चाहे वो युवा मोर्चा हो या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग का मोर्चा हो, किसान मोर्चा है, तो इन सभी मोर्चाओं के जो पदाधिकारी है उनसे भी उनकी बातचीत तो हो रही है लगातार। और ये कहा जा सकता है जो नए मोर्चा में पदाधिकारी शामिल हुए हैं उनसे एक परिचय भी हो रहा है। और इसके अलावा जो
संगठन की रणनीति उस पर दार देने की कोशिश की जा रही है और मार्गदर्शन देने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इस समय उत्तर प्रदेश की अब बिल्कुल संजीव, अब किस तरह से चीजें क्लियर होंगी वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन इस बीच अभी तक जो चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ तस्वीरें सामने आएगी, ये देखना आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल संजीव, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो रही है, जहाँ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब कोशिश यही की जा रही है कि किस तरह से कार्रवाई की जानी है। और ऐसे में आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल नजरें यही टिकी हुई है कि संगठनात्मक स्तर पर जो यहाँ पर तैयारी की जा रही है, जो बैठक की जा रही है, उस दौरान क्या कुछ निकलता हुआ सामने आ पाता है, या 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियों को अमल में धरातल पर लाया जाएगा। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का सीधा रुख करते हुए जो कि अयोध्या चंदा चोरी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सभी आरोपियों के घर पर बहुत जल्दी प्रशासनिक अमले का बुलडोजर चलेगा। पीला पंजा जब प्रशासन का चलेगा तो निश्चित तौर पर उन 8 आरोपियों के घर पर यहाँ पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। उनके परिजनों की तरफ से आक्रोश जताया जा रहा है, नाराजगी दर्ज कराई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से भी खूब जोरों के साथ सियासत की जा रही। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था कि तमाम लोगों के और आरोपियों के घर पर न सिर्फ बुलडोजर चला बल्कि इसके साथ ही आरोपियों के पैर पर गोली मारी गई थी, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर वो खबरें कब सामने आएंगी, जहां आपको बता दें कि अब इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अयोध्या चंदा चोरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, सभी चंदा चोरों पर बुलडोजर की कार्रवाई संभव है। उनके घर, उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा। आरोपी लवकुश के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ये ध्वस्तीकरण का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या चंदा चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, सभी चंदा चोर जो कि 8 आरोपी इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, जहां एक तरफ एसआईटी काम कर रही है, एसआईटी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस की तरफ से भी लगातार कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। और प्रणवीर मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी सर लाइव बने हुए हैं। प्रणवीर, देखिए लगातार सवाल यही उठ रहा था कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस चीज की पुष्टि भी हो चुकी है कि बहुत जल्द इन 8 आरोपियों के घर पर ठिकाने पर बुलडोजर की कार्रवाई, प्रशासन का पीला पंजा चलने वाला है। हमारा ये सत्ता में भी आए थे कि ये इनके क्षेत्र में, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध करता था, अपराध करने के तुरंत बाद उसके ऊपर एक्शन टेक के बाद शुरू हो जाता था। क्योंकि ये राम मंदिर का मुद्दा है, बड़ा मामला है विश्व स्तर का। इसको अगर देखा जाए तो ये सिर्फ अयोध्या और उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरे विश्व स्तर का मामला है। क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का विवाद लगातार ये विश्व स्तर पर लगातार बना रहा, उसको लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद राम मंदिर बना, अब इसका निर्माण कार्य हुआ, इसका लोकार्पण उद्घाटन हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के जो देश की रक्षा मंत्री है वो वहां पर थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कलंक की एक कथा मिलकर के इन लोगों ने लिखा, वो कहीं न कहीं कलंकित कर रहा है। और इससे बहुत ही शर्मनाक बात निकल करके आ रही थी। इन सब लोगों ने मिलकर के चंदा की चोरी की, यानी कि जो काउंटिंग करने वाले थे, जो गिनती करने वाले थे, 8 आरोपी इसमें निकल करके आए। लेकिन इस बात आप गौर करिए कि जैसे ही चंदा चोरी का मामला निकल करके आया, उत्तर प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी की पहली रिपोर्ट जैसे प्रस्तुत हुई, तुरंत उसके बाद इनके ऊपर कहीं न कहीं एफआईआर पंजीकृत किया गया। एफआईआर पंजीकृत करने के बाद इनको सलाखों के पीछे भेजा गया। सलाखों के पीछे भेजने के बाद उनकी दिन प्रतिदिन एसआईटी की लगातार जांच, लोकल पुलिस जो है वो उसकी लगातार जांच प्रक्रिया चल रही है। और उसके साथ ही साथ एसआईटी ने 15 दिन का और मोहलत मांगा है।
यानी कि जो खबरें हैं, जो एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो जांच में निकल करके आई, वो भी पूर्ण रूप से निकल के नहीं आई है। 15 तारीख तक एसआईटी को मोहलत दिया गया है। लेकिन एक बात और निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं अयोध्या में जो जांच चल रही है उसमें एसआईटी ने इसके जो री ऑडिट, इसको दोबारा ऑडिट करने का, अयोध्या राम मंदिर से दोबारा ऑडिट करने का फैसला किया है। दोबारा लेकिन रणवीर इस बीच ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 8 आरोपियों पर तो लगातार गाज गिर रही है, उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन लगातार यहाँ पर लोगों की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि छोटी मछलियों को तो बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए, उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो तालाब में बड़े मगरमच्छ है उन पर अटैक कब किया जाएगा, उन पर प्रशासन का प्रहार कब होगा? देखिए इससे कई ऐसे पेश हैं जिसकी वजह से तुरंत त्वरित कार्रवाई करना इतना आसान नहीं है जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। जो भी ट्रस्ट के लोग हैं, चाहे वो कोटा अध्यक्ष हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे चंपत राय हो, इनकी जो 6 तारीख को बैठक होने वाली है, इस बैठक में इस बात का निर्णय किया जाएगा कि आखिर चंपत राय, अनिल मिश्रा के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाए। आपको दूसरी तरफ बता दें कि 6 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसके लिए कोटा अध्यक्ष का पत्र जारी हो गया है सभी सदस्यों को कि सभी सदस्य समय पर पहुंचे और समय पर पहुंच करके कहीं ना कहीं वो मीटिंग में भाग ले। मीटिंग में भाग लेने के बाद में इससे पॉइंट रखा गया कि अयोध्या मुद्दे का जो चंदा चोरी का मामला है उस मुद्दे पर चर्चा होगी, उस विषय पर बात होगी। ये कई ऐसी चीजें हैं, जो कई ऐसी बातें हैं जो कि ऐसे ही आप बिना नियम कानून से नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में नियमावली है और नियमावली में उनकी कुछ गाइडलाइन है। गाइडलाइन के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन से हट करके कार्य करना कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा आगे चल के कोर्ट में फंस सकता है, क्योंकि जो अपराधी है वो शासित अपराधी है। ऐसे में वो उनका कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है, उनके पास उनको बचाने के लिए तमाम जो उनके बैकग्राउंड में खड़े वो भी लोग सकती है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट आए, रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी को ऊपर कार्रवाई की जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो बचने का चांस उनको नहीं होता है। आप देखिए तत्काल में अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई वीडियो वायरल हुआ, कोई चीज वायरल हुआ और तत्काल अगर कार्रवाई कर दी जा रही है तो कहीं ना कहीं उसको रिलैक्स मिलता है, वो उसको कानूनी प्रक्रिया में, यानी कि जो कोर्ट में जाता है तो उसको उसका बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि उसको वो साफ तौर पर कोर्ट में कहता है कि महोदय हमको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी और जब हमको जानकारी मिली तुरंत हमारे ऊपर कार्रवाई हो गई, हमको समय नहीं दिया गया। तो अगर कोई किसी के ऊपर मजबूत कार्रवाई करनी है, यानी कि उसको जड़ से समाप्त करना है, तो बिना जांच कराए किसी प्रकार का फैसला लेना अनुचित हो जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए चुनौतियां बहुत है, उन चुनौतियों को पार करते हुए एसआईटी की टीम लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन रणवीर क्या सूत्रों के हवाले से कोई भी ऐसी अहम जानकारी हाथ लग पाई है कि एसआईटी की जांच का दायरा कितना आगे बढ़ा है? क्योंकि 15 जुलाई की तारीख होगी जब यहाँ पर सरकार के समक्ष रिपोर्ट रख दी जाएगी एसआईटी की तरफ से। निश्चित तौर से अभी तो 15 दिन का ही मोहलत एसआईटी ने मांगा था, एसआईटी को 15 दिनों का मोहलत दे दिया गया है, 15 तारीख। लेकिन जो अभी जिस तरीके से सूत्र बताते हैं, जिस तरीके से लोगों का कहना है कि अभी 15 दिनों में एसआईटी के पास बहुत ऐसी कड़ियां रहेंगी जो एक के बाद एक खुलती नजर आएंगी और 15 दिनों के बाद पूर्ण रूप से एसआईटी का फैसला रिपोर्ट आना बहुत सब उम्मीद लग रहा है। अभी इसमें और समय लग सकता है, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा चंदा चोरी का मामला है। इन्होंने चंदा चोरी किया तो कैसे किया, अभी जो एसआईटी ने जांच की उसके साथ ठीक है। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात का सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है, इस पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल रणवीर पांडे आपने जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें टेलीग्राम पायरेसी से जुड़ा हुआ ये मामला है। अब सरकार की सख्ती इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से पायरेटेड फिल्मों को लेकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर अब टेलीग्राम को नोटिस जारी कर दिया गया है। टेलीग्राम पर पायरेसी के खिलाफ सरकार पूरी तरह से अब एक्शन मोड में है, जहां सरकार ने पायरेसी को लेकर टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों के खिलाफ कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही ओटीटी कंटेंट के खिलाफ कदम उठाने के निर्देश, जहां 15 दिनों के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। अब ऐसे में केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में देखने को मिल रही है। इससे पहले इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट जो भी बनाएगा उसके कई इंस्टाग्राम अकाउंट को पूरी तरह से हटा दिया गया था, बैन कर दिया गया था। आगे इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन अब टेलीग्राम पर भी यहां पर शिकंजा कसा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की भारी पायरेसी को लेकर ये सख्त रुख सरकार ने अपनाया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज
टेलीग्राम को एक औपचारिक कड़ा नोटिस जारी किया है जिसमें अवैध कंटेंट को तुरंत हटाने और इसके खिलाफ उठाए गए कदमों की एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी कि एटीआर 15 दिनों के भीतर सौंपने का एक बड़ा निर्देश दिया है। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है, जहां कानून व्यवस्था को अपनाना और ओटीटी कंटेंट की भारी पायरेसी के खिलाफ ये बड़ा रुख अख्तियार किया गया है। आपको बताते चले कि इसमें अवैध कंटेंट जो भी है उसको तुरंत हटाने की बात कही गई है। साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। और स्नेह कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को नोटिस जारी किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को पायरेटेड फिल्में, ओटीटी सामग्री के अवैध वितरण को रोकने के तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम ऐसे इन उल्लंघनों को निपटने के लिए सरकार किए गए कदमों का विवरण देने के 15 दिन के भीतर की व्यापक कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का आगाह। सूत्रों के सरकार ने यह कदम भारत तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी की रक्षा करने, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं, वितरकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य उठाया है। डिजिटल पायरेसी के कारण इन्हें भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हाल में जून में होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के पहले भी टेलीग्राम को एक हफ्ते के लिए प्रतिबंधित करना पड़ा था। इस बीच मैसेजिंग सेवाओं की जांच का दायरा बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूजर नेम फीचर की शुरुआत को लेकर टेलीग्राम, सिग्नल, मेटा को नोटिस भेजा। टेलीग्राम और सिग्नल दोनों ही उनके यूजर नेम फीचर और किसी अन्य व्यक्ति के रूप में धारण करने और उसका दुरुपयोग करने के उपायों के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। नोटिस में यह भी कहा गया है तो ऐसा महसूस किया गया है कि यह फीचर बुरे तत्वों यानी साइबर अपराधियों को पीड़ितों को लुभाने और संदेश भेजने में सक्षम बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों और वेश बदल कर किए जाने वाले हमलों घटनाओं को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह फीचर वास्तविक व्यक्तियों या संस्थानों के मिलते जुलते यूजर नाम रखने की अनुमति देकर व्यक्तियों, सार्वजनिक अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के भेद बदलने, उनकी पहचान की धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने मेटा से यह कहा है कि जब तक सरकार के साथ संतोषजनक विचार विमर्श नहीं होता तब तक इस फीचर को लॉन्च न करे। हालांकि मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने दावा किया है कि उन्होंने अपने घोटाले के खिलाफ सुरक्षा कई पत्र तैयार कर लिए। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने भी कई पाबंदी लगा दी गई थी और एग्जाम को लेकर ये कहा गया था कि 22 तारीख तक, तो अब कहीं ना कहीं कनेक्शन उससे भी निकाला जा रहा है कि उसके चलते अब सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। बहरहाल आपने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। तो बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ जब वाराणसी जाएंगे तो पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा और ऐसे में आम जनमानस से भी मुलाकात होगी। जनसभा को संबोधित करने के दौरान कई कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति रह सकती है। तो ये बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि 8 जुलाई की वो तारीख होगी जब योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में सीएम शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर ऐलान किया था, बेसिक शिक्षा विभाग के लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। 7.89 लाख से अधिक लाभार्थी इस दौरान रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 3 जुलाई से माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी पोर्टल शुरू, जहां शिक्षकों को कैशलेस इलाज मिलेगा। ऑनलाइन मोड से कर सकेंगे पंजीकरण। शिक्षक और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा कवच की बात जो यहां पर की गई थी, सीधे तौर पर अब देखने को मिल पाएगी जब वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 7.89 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकरण कर चुके हैं। देखिए
बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी यहां पर की जा रही है और अब किस तरह से धरातल पर उन चीजों को फलीभूत करना है उसको लेकर भी विशेष तैयारी और इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस बीच अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, जिनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा गया। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है, उसका जिक्र उन्होंने किया। 1975 की घटना जो घटित हुई थी उसका जिक्र किया गया। एसआईआर और तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के चुनावी लोकतंत्र को बीजेपी सरकार से खतरा है, इस बात का जिक्र करती है विपक्षी दल। जहां 23 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि लोकतंत्र को बीजेपी सरकार की मनमानी से बचाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से सख्त कदम उठाने की मांग की है। अब इसी मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि ऐसा प्रतीत हो जाता है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट को अहंकारी भाषा में पत्र लिखा, जो 1975 में आपातकाल के दौरान देखने को मिली थी। कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं कि आपने जिस भाषा शैली में सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखा है, ये वही अहंकारी भाषा शैली नजर आती है जो आपातकाल के समय में दिखाई पड़ती थी। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि केरल में आप ही के एक बड़े नेता शशि थरूर जी एक टीवी कार्यक्रम में बोल रहे हैं, उनका वीडियो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसआईआर के द्वारा जो वोटर रिवीजन हुआ उससे कांग्रेस को फायदा हुआ केरल में, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने जो फेक वोटर्स बना रखे थे वो डिलीट हो गए। और अभी आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी ने अपने कार्यकर्ताओं को तो ये निर्देश दे रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में लग जाओ और तत्परता और सक्रियता से लग जाओ, और फिर यहां पर उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। ये कानूनी दृष्टि से साफ साफ कांग्रेस के ऊपर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा करता है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ भारत अपडेट के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।